हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं राघवेंद्र पाराशर, नर्सिंग प्लेक्सिस की तरफ से। और जो भी बच्चे नर्सिंग प्लेक्सिस ज्वाइन करना चाहता है, जो नर्सिंग प्लेक्सिस ऐप को डाउनलोड्स करके एंट्रेंस एग्जाम्स को फाइट करना चाहता है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को जो RUHS का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, अगर उसे फाइट करना चाहता है तो बच्चे हमारे ऐप से सब्सक्रिप्शन ले सकता है। जो बच्चा सब्सक्रिप्शन लेगा उस बच्चे को 50% ऑफ अभी आपको चल रहा है, जो कि 50% ऑफ आपको नर्सिंग प्लेक्सेस की तरफ से मिल जाएगा। और जिस बच्चे ने मेरा प्रोमो कोड्स यूज किया है उस बच्चे को एडिशनल 50% और कंसेशन मिलेगा। ठीक है ना? ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरा प्रोमो कोड्स है वो क्या है। मेरा नाम है राघवेंद्र पाराशर। राघवेंद्र पाराशर। और जो मेरा प्रोमो कोड है, जो भी बच्चा मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा, JKM, JKM, ये सभी कैपिटल लेटर्स हैं। JKM 0102, जिस बच्चे ने ये प्रोमो कोड्स यूज किया उसे एडिशनल 50% डिस्काउंट्स मिलेगा। ये आपका 50%, ठीक है ना, एडिशनल डिस्काउंट्स है। ओके, जो भी बच्चा एडिशनल डिस्काउंट्स के अलावा, जो भी बच्चे को यहाँ पर जो क्लासेस सुटेबल हैं या फिर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, आप अपने कलीग या अपने फ्रेंड्स को अगर रिमाइंड करते हैं इस नर्सिंग प्लेक्सिस प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो याद रखना आपको 100 कॉइन्स नर्सिंग प्लेक्सिस के मिलेंगे, जिस 100 कॉइन्स की वजह से आपको 85 रुपीज का एडिशनल, ठीक है ना, डिस्काउंट हो जाएगा। 85 रुपीज आपके जो आपके सिलेबस का अमाउंट है उसमें भी 85 रुपीज आपका लेस किया जाएगा। जितने भी आप अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे, जितने भी फ्रेंड्स को ये लिंक सेंड करेंगे, वो आपके थ्रू जो भी ज्वाइन करना चाहेगा आपको 85 रुपीज का और एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, चलिए हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर को हम लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और जैसा कि आज हम 2017 में जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को, फिजिक्स के पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके। RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस, ठीक है, 2017। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक यूनिट होती है। जो आपकी यूनिट्स होती है वो किसकी यूनिट्स है? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज है। नंबर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज है इलेक्ट्रॉन, नंबर सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज है वोल्ट। हम इसे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो यूनिट्स होती है वो आपकी होती है कूलम, वोल्ट्स की यूनिट आपकी वोल्ट ही होती है। ओके, कूलम इंटू वोल्ट, कूलम का जो फिजिकल क्वांटिटीज जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्यू होता है, और वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो निकलता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकालते हैं, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसमें जो आप एनर्जी फाइंड करते हैं, यानी कि जो वर्क डन है वही आपकी एनर्जी है, वर्क डन है वही आपका क्या है, एनर्जी है। ठीक है ना, ये ही आपकी एनर्जी है। और ये इक्वल्स टू हो जाता है, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो वर्क की एनर्जी है, तो ये किसकी यूनिट्स हो गई, एनर्जी की यूनिट्स हो गई। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन, ठीक है ना, एटॉमिक, एटॉमिक एंड
न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका यूज होता है न्यू एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का मात्रक है, ठीक है, चार्ज, मोमेंटम और पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अलावा एनर्जी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बेटा, एनर्जी होगा, ठीक है, वर्क डन हो सकता था या एनर्जी हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, अ जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज। देखिए जेनर डायोड्स कैन बी यूज्ड एज, जेनर डायोड्स को कहाँ यूज किया जा सकता है, ये देखिए ध्यान से देखिए कि जेनर डायोड्स ये डायोड्स है जो कि पीएन जंक्शन डायोड्स में, पीएन जंक्शन सर्किट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जेनर का जो यूज हो जाता है वो एक शंट वोल्टेज के लिए रेगुलेटिंग में होता है, ठीक है ना। ओके, तो आप इसे इस तरीके से, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इट्स यूज्ड, इट्स यूज्ड एज अ शंट, शंट वोल्टेज, शंट वोल्टेज रेगुलेटेड, रेगुलेटर, ठीक है ना, और फॉर रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग फॉर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटिंग फॉर, ठीक है, रेगुलेटिंग वोल्टेज। तो इसका कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेटर और रेगुलेटिंग वोल्टेज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है नंबर फर्स्ट फुल वेव रिएक्टिफायर्स में, और इसके बाद आता है एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स में, ठीक है, और नंबर थर्ड आपका आता है डीसी वोल्टेज रेगुलेटर्स में। ओके, और नंबर फोर्थ आपका आता है हाफ वेव रेक्टिफायर्स में। एसी वोल्टेज रेगुलेटर में अगर जेनर डायोड को लगाएंगे तो ब्रेकिंग डाउन कंडीशन हो जाएगी, तो इसमें कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर्स में डायोड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि आपके पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें पीएन जंक्शन डायोड्स इस्तेमाल होता है, एक सिंगल डायोड्स होता है, फुल वेव में डबल डायोड्स होते हैं, और डीसी वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड्स यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम डिस्कस करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज एट 60 डिग्री, यानी कि टू प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, देन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड विल बी। अब आपको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है। सबसे पहले याद रखिए, दो हमारे पास मिरर है, एक मिरर ये हो गया और सेकंड मिरर जो हमारे पास है वो इस तरीके से ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये कितना है, एक मिरर हमारा ये है मिरर फर्स्ट, ठीक है, ओके, और ये मिरर सेकंड है, इसे बोलेंगे मिरर फर्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा मिरर सेकंड, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो टोटल, अगर ये टोटल्स की बात करता है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 360 होता है, ये टोटल 360, ठीक है। 360 का कोई एक पार्ट है जो कि हमारा थीटा इक्वल्स टू 60 है। तो हमने क्या किया, हम इससे बात करेंगे number of images formed, number of images formed, number of images formed when the plane mirror, plane mirror, when the plane mirror are kept at an image
एट एन इमेज, ठीक है, इमेज एंगल एट एन एंगल थीटा, हम इमेज फाइंड करेंगे, एंगल हमारा हो जाएगा थीटा, और थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री एट एन एंगल थीटा, ठीक है, डिग्री, थीटा डिग्री इज, ठीक है, अब कितना हो जाएगा 360 अपॉन 6 थीटा, थीटा डिग्री -1, यानी कि हम लिखेंगे 360 अपॉन 60 -1, ओके। ये n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस हमें फाइंड करनी है, n इक्वल्स टू आ जाएगा तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमने 60 से ये किया तो हमारा निकल के आएगा 6 आ गया, 6 टाइम्स आएगा -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा जो आएगी वैल्यू वो 5 आएगी, कितनी आएगी 5 आएंगी, यानी कि हमारी नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड विल बी, नंबर ऑफ इमेज आपको कितनी फाइंड हुई है, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज आपने फाइंड किया एन इक्वल्स टू 5, ओके, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ इमेज आपने 5 फाइंड की, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होंगी, रॉन्ग है, 5 करेक्ट आंसर है, 6 रॉन्ग है, और 7 रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इज, यानी कि हम जो फ्यूल यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, देखिए इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया में यूज जो किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फ्यूल, इसमें कई डिफरेंट टाइप्स का फ्यूल यूज किया जाता है, जैसे कि 92U235, देखो पावर प्लांट्स में तो डिफरेंट टाइप के फ्यूल यूज किए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम, ठीक है ना, नंबर फर्स्ट होता है आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम होता है, ठीक है ना, दूसरा होता है आपका प्लूटेनियम, थर्ड होता है आपका थोरियम, बेरिलियम, और क्रिप्टन भी होता है, ठीक है। हम सिर्फ ज्यादातर यूरेनियम यूज करते हैं, इंडिया में ज्यादातर यूरेनियम यूज किया जाता है 92U235, देखिए अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 92U235, ये हमारा यूरेनियम, ये आइसोटोप्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, ओके, पर हम यूज करते हैं 92U235, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, अब ध्यान से रखिए, आइडियल जो आपका आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है वैसे उसका रेजिस्टेंस, पर किस वजह से होता है वो अभी आपको हम डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है ना, ओके। तो किस तरीके से होता है देखिए ध्यान से, इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, या फिर infinity, so that there is no current, इसकी वजह से इसका इन्फिनिटी होता है तो नो करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई है, नो करंट फ्लो फ्रॉम इट, एंड
it and the resistance of an ideal ammeter इज जीरो। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, इस केस में जीरो होता है, ठीक है। ओके, अमीटर जो होता है, अमीटर इज कनेक्टेड, अमीटर जो कनेक्ट होता है वो सीरीज में होता है, वोल्टमीटर जो कनेक्ट होता है वो आपका पैरेलल में होता है, ठीक है। अमीटर इज कनेक्टेड इन, ठीक है, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर वोल्टमीटर is connected in parallel, okay, parallel with the electric appliances, ओके। तो कैसा हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होने की वजह से क्या हो जाता है, इनफाइनाइट इज, ठीक है ना, वोल्टमीटर का इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता सर्किट में। एंड जो हमारा इसमें आइडियल मीटर्स होता है उसमें करंट्स कैसा होता है, उसका रेजिस्टेंस, आइडियल मीटर्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसके रेजिस्टेंस से होकर कोई भी करंट पास नहीं होता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा होगा इनफाइनाइट, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें लिखा गया है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो आपका पी होता है, पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो जाएगा ई इज, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, पी ई, यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रिक टॉर्क आपका पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन में लिख लीजिए पी डॉट, आपने ई लिख लिया, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में लिख लीजिए कि पी इंटू ई, ये आपका ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ओके। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आप प्लेस करेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने प्लेस किया, और डाइपोल को जो मैं प्लेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन के अलाउंस कर रहा हूँ, ये डाइपोल है आपका, डाइपोल में एक आपका पॉजिटिव चार्ज और सेकंड आपका नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से प्लेस किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है इस पर एक फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिस फोर्स में एफ इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई के इक्वल होगा, इस पर जो फोर्स होगा आपका एफ इक्वल्स टू आपका प्लस का क्यू ई के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। जैसे ही आप इसे कंपोनेंट्स देखेंगे इसके, क्योंकि ये थीटा एंगल पर आपने प्लेस किया है, ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2L cos थीटा, आपने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल दिया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा 2L sin थीटा। और जो टॉर्क होगा आपका, टॉर्क जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क का मतलब होता है, ठीक है ना, फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये हो गई, ठीक है, ओके। तो आपका टॉर्क होता है टाउ इक्वल्स टू फोर्स आपका हो जाएगा, कोई भी एक फोर्स उठा लीजिए, बोथ फोर्स आर कॉमन हो जाएंगे क्यू ई, ठीक है, ओके।
यहाँ से देखिए, जब इस पर इस तरीके का फोर्स लगेगा तो ये रोटेशन, ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। इसका ये एंगल ऑफ रोटेशन ये होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो टाउ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, इंटू टू एल साइन थीटा। ओके, तो टाउ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा पी इंटू ई साइन थीटा। जैसे ही आपने इसे हटाया तो आपका आ जाएगा पी इंटू ई साइन थीटा, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू जब आपका 90 होगा तो टाउ आपका कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, ये बात याद रखना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपकी होती है, एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं इसे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब देखिए, एक्सेलरेशन आपका होता है ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होता है वो एफ, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम हो गया। अगर आपका Q इक्वल्स टू एन ई इक्वल्स टू ई के इक्वल है, यानी कि कोई एक सिंगल चार्जेस की वजह से बात कर रहे हैं हम, तो हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी होगी वो कैसी होगी, ई ई टी अपॉन एम। ई फॉर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, ई फॉर होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए, टी क्या है, एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एम फॉर क्या है, मास ऑफ द चार्ज या फिर मास ऑफ द पार्टिकल। ओके, मास ऑफ द चार्ज और मास ऑफ द पार्टिकल्स है। तो आपका क्या हो जाएगा, वी डी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, ठीक है ना। ओके, तो हम देखते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा, और वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई उस टाइम पर 2017 में जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा था वो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई दे रखा था, और वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E दे रखा था, और वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E² था, और वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो था आपका T² के इक्वल था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, ना कि एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज गिवन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर निकालिए और उसे रखिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हुआ है, कई बार मैं इसे पहले भी करा चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 2021 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था, ठीक है ना। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं। नंबर फर्स्ट रूल होता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। करंट लॉ जो हमेशा होता है वो बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर, और जो हमारा सेकंड रूल होता है उसका नाम होता है हमारा लूप रूल्स। लूप रूल्स जो हमारा डिपेंड करता है वो किस पर करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा,
चार्ज कंजर्वेशन पर, क्योंकि किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ था वो आपको आइडिया होगा कि वो कुछ इस तरीके से था, ये I1, ये I2, ये I3, देन ये I4 और ये I5, यानी कि algebraic sum of the total current at a point where the all charges are all, ठीक है ना, all, ठीक है ना, junctions are all, मतलब branches are connected to a points, this point is always be zero, तो बेटा ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द प्राइमरी शेल इज 2 वोल्ट्स। अगर प्राइमरी शेल्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा कितना है, ठीक है ना, तो देखिए गिवन डेटा में हम देखते हैं, गिवन डेटा में वो हमारा प्राइमरी शेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा कितना दे रखा है, E equals to 2 volt when it is short circuit it gives 4 एम्पियर करंट। तो हमारा जो करंट है, करंट जो हमारा है I equals to 4 एम्पियर है, ठीक है। ओके, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए व्हेन अ सेल, ठीक है ना, इज शॉर्ट सर्किटेड, इट्स शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इज गिवन बाय सेल इज, सेल इज, आपको पता है कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन आर होता है, और जो आपका आर होगा वो आपका होगा ई अपॉन आई। अब ई आपका कितना है, 2 वोल्ट से आई आपका कितना है, 4 एम्पियर है, तो ये आपका 1/2 के रेस्पेक्ट में यानी कि 0.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर देखते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें मिल गया। ओके, करेक्ट ऑप्शन है हमारा आर इक्वल्स टू 0.5 ओम, और करेक्ट ऑप्शन हमें इसमें 0.5 ओम, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसके अलावा कोई सा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चार्ज पार्टिकल की जो मूविंग डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स के हमेशा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा जो चार्ज के जो करंट्स की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं, हमें पता है कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा होता है F इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब इसमें देखते हैं, एंगल देख लेते हैं, परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। इफ एंगल, इफ एंगल इज जीरो देन इट विल मूव, it will move in straight line, straight line, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर एंगल हम चेंज करते हैं, इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, आप लिखेंगे देन इट विल इन हेलिकल, हेलिकल पाथ, तो ये कैसा हो जाएगा, हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। ओके, चलिए
देखिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम, हेलिकल पाथ होगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सर्कुलर, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल्स होगा वो इस तरीके का मोशन करेगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, हेलिकल में सर्कुलर सा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है द एंगल ऑफ डिप, ये आपका डिप मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ डिप, द एंगल ऑफ डिप, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स है उसमें एंगल ऑफ डिप आपको फाइंड करना है कि एंगल ऑफ डिप आपका कितना होगा। ठीक है, 1 सेकेंड, एक काम करते हैं सबसे पहले, ओके, लिसन, हमने क्या किया, एक इस तरीके से अर्थ का शेप बनाया, ये अर्थ का शेप हो गया, ठीक है, ओके, ये अर्थ का शेप हो गया, ठीक, ओके, ये हमने मैग्नेटिक इक्वेटर से हमारा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर से, ओके, अब हमने किसी मैग्नेट्स को रख दिया इसमें, जैसे हमने किसी मैग्नेट्स को इस तरीके से रखा, ये मैग्नेट्स को रख दिया है, ठीक है, ये मैग्नेट्स के दो पोल हो गए, एक पोल हो जाएगा आपका नॉर्थ, एक आपका हो जाएगा साउथ, ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ से इस तरीके से ये हो गया, ओके, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा, अब ये जो एंगल है आपका, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, ठीक, ये नॉर्थ और साउथ हो गया आपका, एंगल ऑफ डिप हो गया, अब ये आपका एंगल ऑफ डिप, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ये एंगल ऑफ डिप है आपका, ठीक है, एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक इक्वेटर्स हो गया, ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ एक्सिस, ओके, ये आपका साउथ है, तो ऐसे केसेस में ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर्स होगा, तो परपेंडिकुलर्स की कंडीशन क्या दिखाती है, थीटा एंगल को दिखा, कैसे दिखाती है, थीटा एंगल को दिखाती है, ये हो जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री पर हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, थीटा एंगल पर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 12, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स द करेक्ट रिलेशन, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका जो करेक्ट रिलेशन होता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में जो उनका रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है यू टू, आपका होता है सी म्यू नॉट अपॉन
टी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सी जो आपका है वो क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर। आपका जो म्यू नॉट है वो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, टी फॉर आपका क्या है, टेम्परेचर। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन जो आपका है वो कैसा दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t के इक्वल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा, वो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है, हम पहला ही दिया गया था उस टाइम पर, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा 1/t के रेस्पेक्ट में। कई ऑप्शंस में आपको ऐसे दिए जाएंगे, कई ऑप्शंस में आपको ऐसे दिए जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कई ऑप्शंस में ऐसे दिए जाएंगे। ठीक है ना, ओके, इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और ये एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लेंज लॉ इज, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कॉन्सिक्वेंस लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। देखिए ध्यान से कि लेंज लॉ जो होता है वो कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ में लेंज लॉ को किस तरीके से एक्सप्लेन, देखिए होता क्या है लेंज लॉ, ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये एनर्जी के फॉर्म्स में है। ठीक है ना, लेंज लॉ क्या है, लेंस, ठीक है ना, इज ए कॉन्सिक्वेंस, consequence of the law, of the law, consequence of the law of conservation, conservation, okay, law of the conservation, ठीक है, law of the conservation of energy, okay, देखिए लेंस लॉ, लेंस लॉ एक्चुअली, लेंस लॉ एक्चुअली इज दैट, ठीक है ना, इंड्यूस्ड, is that induced current, induced current always tends to oppose, tends to oppose the cause, okay, which produce, which produce it. So so in order, so in order to do work, to do work against, against opposing, opposing force, ठीक है, we have to put extra, ठीक है ना, extra efforts, extra efforts, this extra work, this extra works, ठीक है ना, leads, leads to the periodic, to the periodic charge, periodic charge, to the periodic charge, ठीक है ना, सॉरी पीरियोडिक चेंज होगा यहाँ पर, पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक चेंज,
in magnetic flux, in magnetic flux. Hence, hence, more current, hence more current is induced. Thus the extra effort is just transformed into electrical electrical energy. हाँ, ठीक है, विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्या जाएगा, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। ओके, तो चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सिक्वेंस होता है, किस लिए होता है, क्योंकि लेंज लॉ जो एक्चुअली होता है, इट इज द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज, इंड्यूस्ड करंट हमेशा टेंड्स टू अपोज होता है, ठीक है। ओके, द सी द कॉज, the cause which produce it, so in order to work against opposing force, against opposing force, ठीक है ना, we have to put extra efforts, हम extra efforts put करते हैं, this extra work leads to the periodic change in magnetic flux, जिसकी वजह से periodic change होता है magnetic flux में, and more current is induced, और ज्यादा से ज्यादा current induced होता है, thus the extra efforts is just transformed, जो extra efforts होता है वो just transformed होता है in the electrical energy के form में, which is law of conservation. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।